हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की जो प्रशासनिक राजनीतिक जो दशाएं बनी, किस तरीके से जनपद से महाजनपद उभर के आए, उन सभी बातों को हमने देखा था। और महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, उनको देखा था। और आगे थोड़ी बातें हमने डिस्कस करी थी कि आगे किस तरीके से मगध पर हर्रेक वंश की स्थापना होती है और क्रमशः किन किन वंशों के द्वारा शासन किया जाता है। उन्हीं सभी बातों को कि मगध पर एक साम्राज्य के रूप में जब मगध उभर कर सामने आता है, अंततः उस पर 4 वंशों द्वारा क्रमशः शासन किया जाता है। कितने? 4 वंशों के द्वारा। पहला जो वंश है वह है बृहद्रथ वंश, दूसरा है हर्रेक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश और चौथा जो है वह है नंद वंश। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं 4 राजवंशों के बारे में देखेंगे और इनके जो शासक हैं उनके बारे में देखेंगे। और कल की वीडियो में दोस्तों जो हम उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद हैं और जो सिक्कों को क्या कहते हैं, इन बातों को नहीं देख पाए तो सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो जो महाजनपद काल की है, 16 महाजनपद की, उसको नहीं देखा है तो पहले आप उस दोस्तों वीडियो को देखिए, इसके बाद फिर मगध साम्राज्य को देखिए, ताकि चीजें जो एक दूसरे से जुड़ी हैं उनको आप आसानी से समझ पाएं और क्वेश्चनों को भी इजीली फिर बना पाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे आज को देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद अवस्थित हैं। काशी, कौशल, वत्स और मल्ल। पहला है काशी, कौशल, वत्स और मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। दोस्तों इससे पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे कि आपको 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन महाजनपद उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। जब आपको 8 याद होंगे तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। और ज्यादातर होता क्या है कि 8 याद तो कर लेते हैं, लेकिन पेपर के टाइम पे जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है फिर। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। काशी और कौशल, एक स्त्री है कोई काशी और एक लड़का है कौशल। काशी और कौशल क्या करते हैं? बस यानी कि बातें करते हैं। और मल्ल, मल्ल का अर्थ समझ सकते हैं आप, मन से। एक काशी है एक कोई लड़की और एक कोई लड़का है कौशल, दोनों क्या करते हैं? वत्स करते हैं और मल्ल ही मल में यानी कि मन ही मन में खुश होते हैं। तो ये 4 रहे, काशी, कौशल, वत्स और मल्ल। इसके बाद में अगले हमारे 4 कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। दोस्तों अब जब कोई चीज याद करें तो उनको तोड़ तोड़ के याद करें तो ज्यादा लंबे समय तक आप याद कर पाएंगे और इजीली प्रश्न बन पाएंगे आपसे। कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। कुरु का अर्थ आप समझ सकते हैं गुरु से। गुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। तो कोई एक बालक है वह अपने गुरु से कहता है, कोई एक बालक है वह अपने गुरु से कहता है कि गुरु पांचाल यानी कि हालचाल कैसे है? गुरु हालचाल कैसे हैं? तो गुरु कहते हैं बेटा सूरसेन, बेटा सूरसेन, बेटा सूरसेन चेदी, हालचाल ठीक है। कैसे? कि एक जो बालक है वह अपने गुरु से कहता है कि गुरु हालचाल कैसे हैं? तो गुरु कहते हैं बेटा सूरसेन चेदी, हालचाल ठीक है। तो दोस्तों ये रहे 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अब देखते हैं कुछ दोस्तों पॉइंट लिखे थे मैंने जो इंपॉर्टेंट हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को दोस्तों इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है कि क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। कैसे याद रख सकते हैं आप कि हर साल हर वर्ष आप देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा नए नए सिक्के निकाले जा रहे हैं जो कि न्यूमिस्मैटिक। प्राचीन सिक्के, जो भारत में प्राचीनतम सिक्के मिले हैं उन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। पीसीएस वगैरह में दोस्तों और एसएससी में यह दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए कि प्राचीनतम भारत से मिलने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। और प्राचीनतम जो सिक्के भारत से प्राप्त हुए थे वह किसके थे? चांदी के थे। किसके?
चांदी के थे। इन चीजों को दोस्तों इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो बार बार में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते जाएंगे उनको हम दोबारा से भी देखते जाएंगे। कुछ बच्चे इसीलिए गलत कर देते हैं, सोचते हैं कि तांबा होगा या सोना होगा, चांदी पर उनका ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो किसके हैं? चांदी के हैं। तो दोस्तों देखते हैं मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य, कल की वीडियो हम देख चुके थे कि 16 महाजनपदों में ऐसे कैसे 4 महाजनपद उभर के आते हैं, मगध, अवंती, कौशल और वश। 4 महाजनपदों से अंततः अपने कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ प्रशासनिक कारणों से और प्राकृतिक कारणों से मगध एक साम्राज्य के रूप में उभर के आता है। और इसमें बिंबिसार की एक दोस्तों बहुत बड़ी देन थी, जो मगध को एक साम्राज्य के रूप में सामने लेके आए, कि बिंबिसार की शत्रुता की नीतियों को त्याग कर अपनी मित्रता, विवाह की नीतियों के सहारे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाया। देखते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों मगध साम्राज्य पर जिन 4 वंशों ने शासन किया उसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को दोस्तों हम शुरू में ही देखा करेंगे, बीच में इनको नहीं देखेंगे, ताकि आप एक बार में ही मगध साम्राज्य के टाइम पीरियड को याद कर सके। जैसे कि पहला जो वंश है हमारा वह है बृहद्रथ वंश। दोस्तों यह कोई बृहद्रथ वंश मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला एक कोई ऑफिशियल वंश नहीं है। इसकी जानकारी सिर्फ हमें पुराणों से प्राप्त होती है और इससे क्वेश्चन दोस्तों ज्यादातर नहीं बनते हैं। एक आध बार पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए मैंने लिखा है बृहद्रथ वंश। मगध पर शासन करने वाला अगर आपको हर्यक वंश देता है और बृहद्रथ वंश ऑप्शन में नहीं देता है तो आप हर्यक वंश से टिक करेंगे, लेकिन आपको अगर बृहद्रथ वंश देता है तो फिर आप इसको टिक करेंगे। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश। इसमें पुराणों के अनुसार इसकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा जो राजवंश है वह है हर्यक वंश। हर्यक वंश दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं हम कि सिंधु घाटी है सभ्यता, क्योंकि दोस्तों आपके नजर में अगर टाइम पीरियड रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि हाँ चीजें कैसे चल रही हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, फिर ऋग वैदिक सभ्यता 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच, 1750 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच 250 ईस्वी का शून्य काल, फिर 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच रहा क्या? उत्तर वैदिक काल। वहीं उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में ही वैदिक उत्तर काल में जनपद महाजनपद में बदल जाते हैं, राजा की शक्तियों का विस्तार हो जाता है और राजा अपनी ही शक्तियों का निर्माण करने, अपनी ही शक्तियों का उपयोग करने लगते हैं। और वहीं 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे की खोज होने लगी थी, इसलिए अस्त्र शस्त्र भी ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं। हर्यक वंश, हर्यक वंश जो कि 544 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 544, 600 ईस्वी पूर्व तक वैदिक उत्तर काल यानी कि उत्तर वैदिक काल रहा। इसी टाइम पे कुछ समय के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 600 बीसी तक रहा है उत्तर वैदिक काल, लेकिन जो हर्यक वंश शुरू हो रहा है 544 बीसी से, और इस टाइम का जो गैप है इस बीच कोई ना कोई राजवंश तो रहा होगा। वह जो पुराणों के अनुसार बताया गया है कि बृहद्रथ वंश, वह सही बताया गया है कि बृहद्रथ वंश यहां पर था। हर्यक वंश जो कि 544, दोस्तों आप यहीं पर याद करते चलिए हर्यक वंश कब से है। हर्यक वंश 544 से लेकर 412 तक, कब से? 544 से लेकर 412 तक है हर्यक वंश। इसके बाद में है शिशुनाग वंश जो कि 412 से लेकर 344 तक, 544 से 412, 412 से 344। फिर आ जाता है नंद वंश जो कि 344 से लेकर 321 के बीच है। फिर से देखते हैं दोस्तों, पहला जो हमारा वंश है वह है हर्यक वंश जो कि 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है हमारा शिशुनाग वंश जो कि 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 344 ईस्वी पूर्व के बीच है। तीसरा है हमारा नंद वंश जो कि 344 से लेकर 321 ईस्वी पूर्व के बीच है। अब देखते हैं दोस्तों हर्यक वंश के प्रमुख शासक। हालांकि हर्यक वंश में 3 शासक नहीं रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 460 से उदयन 445 तक हैं, लेकिन जो शिशुनाग वंश है वह 412 से शुरू हो रहा है। इसके बीच में हर्यक वंश के कई राजाओं ने शासन किया। इसके बीच में हर्यक वंश के
कई राजाओं ने शासन किया, लेकिन वो दोस्तों इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। हम पढ़ेंगे उन्हीं को जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है और हम इजीली याद रख सकते हैं। आपको हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन को याद रखना है। बिंबिसार जो कि 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व के बीच शासन करता है। कब तक? 544 से 492 तक, 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन करता है। फिर आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 492 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 460 तक शासन करता है। 492 से 460 बिंबिसार कब से करता है? 544 से 492 तक। अजातशत्रु शासन करता है 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक। इसके बाद आता है उदयन। यह शासन करता है 460 से लेकर 445 तक, 15 वर्षों तक। उदयन 16 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है और 15 वर्ष तक अपना शासन संभालता है। दोस्तों इन चीजों को आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस शासक का काल कितना अधिक रहा, क्रमशः व्यवस्थित कीजिए, तो आप जब चीजें आपको याद होंगी, पता होंगी, इसीलिए मैंने दोस्तों इनको शुरू में लिखा है, ताकि आप इनको चीजों को याद करें, उसके बाद फिर आगे की चीजों को देखें, ताकि आप चीजों को ज्यादा समझ पाए। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो कि 412 से लेकर 344 के बीच रहता है। 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व के बीच। जिसका पहला शासक था वह था शिशुनाग, दूसरा कालाशोक और तीसरा नंदीवर्धन। शिशुनाग जो कि 412 ईस्वी पूर्व से लेकर रहता है 394 ईस्वी पूर्व की तक। 412 से 394 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है कालाशोक जो कि 394 से 366 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व रहता है कालाशोक। इसके बाद में आता है नंदीय वर्धन। कौन आता है? नंदीय वर्धन जो कि 366 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। ये रहे दोस्तों शिशुनाग वंश के शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन 3 शासक। इसके बाद में हम देखते हैं नंद वंश। नंद वंश जो कि 344 से 321 ईस्वी पूर्व तक रहता है। कौन सा? नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व तक। जिसका पहला शासक था महापदानंद और दूसरा जिसका अंतिम शासक था घनानंद। दोस्तों नंद वंश में 2 ही शासक हैं जो महत्वपूर्ण है और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अदर को आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों एक बार हम फिर से देखते हैं कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वह था बृहद्रथ वंश। फिर इसके बाद में जिसकी जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है, जो ऑफिशियल रूप में माना जाता है, वह था पहला शासक, वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश जो कि 544 से 412 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। इसके बाद में नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है, जिसमें महापदानंद और नंद वंश जैसे शासक शासन करते हैं। इसके बाद में देखते दोस्तों हम अब देखेंगे बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश कौन कौन से शासक आए हैं और इनके द्वारा किन किन बातों को कहा गया है। जैसे कि पहला जो वंश है हमारा जिसकी जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है वह है बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश की जानकारी कैसे प्राप्त होती है? पुराणों से प्राप्त होती है। जिसका संस्थापक था बृहद्रथ, जिसका संस्थापक था बृहद्रथ, और जिसका महत्वपूर्ण शासक था वह था जरासंध, यानी कि बृहदत्त के या ब्रह्मदत्त के पुत्र का नाम था जरासंध। और जो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था, जो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था वह था रिपुंजय। याद रखिए दोस्तों, संस्थापक ब्रह्मदत्त, इसका पुत्र जरासंध और अंतिम शासक रिपुंजय। अब देखते हैं दोस्तों हम हर्यक वंश को कि हर्यक वंश, यहां पर दोस्तों मैंने टाइम पीरियड नहीं लिखा है। जब आप इन चीजों को देखते हैं तो रिकॉल कीजिए कि हर्यक वंश कब से कब तक रहा। हर्यक वंश जो कि 544 से 412 ईस्वी पूर्व का रहा। कब तक रहा दोस्तों? 544 से 412 ईस्वी पूर्व के बीच रहा हर्यक वंश। 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश, जिसे पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है दोस्तों? कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या की गई और अजातशत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा
अजातशत्रु की हत्या की गई, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और पूछा जाता है कि किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? हर्यक वंश को। अब देखते हैं हर्यक वंश का जो पहला शासक है बिंबिसार, क्या है इनके बारे में खास बातें जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। पहली बात तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार, और बिंबिसार जैन एवं बौद्ध धर्म, जैन धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी अपना समर्थन दिया और इनके प्रसार में भी अपना योगदान दिया। तो जो बिंबिसार थे वह जैन धर्म के भी समर्थक थे और बौद्ध धर्म के भी समर्थक थे। इसके बाद में दोस्तों हैं, देखते हैं कि वैवाहिक संबंध मित्रता द्वारा राज्य क्षेत्र को बढ़ाया। तो दोस्तों जब हम बिंबिसार के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें ऐसी बिंबिसार की कोई घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं जिन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध किए या पड़ोसी महाजनपदों के साथ युद्ध किए हो। बिंबिसार ने अपना संपूर्ण जीवन एक कूटनीति, एक व्यवस्थित तरीके, मित्रता, प्रेम विवाह के जरिए अपने शासनकाल को चलाया, और मित्रता के जरिए ही इन्होंने करके दिखाया कि ना केवल शत्रुता के बल पर बल्कि मित्रता, विवाह के बल पर भी साम्राज्य को बढ़ाया जा सकता है। तभी तो विवाह में काशी मिला, इन्हें कौशल मिल गया, इस तरीके से इन्होंने अपना साम्राज्य को बढ़ाया। इन्होंने कोई युद्ध वगैरह नहीं की। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि किस शासक ने अपना साम्राज्य वैवाहिक संबंध मित्रता के द्वारा बढ़ाया, तो किसने बढ़ाया? बिंबिसार ने बढ़ाया। बिंबिसार के दोस्तों कुछ उपनाम हैं, जैसे कि क्षेत्रोजस और सुरोणिक। बिंबिसार के कुछ उपनाम हैं, आप इनको उपनाम कह सकते हैं या उपाधियां कह सकते हैं, कुछ भी। मैं तो कहूंगा दोस्तों आप इन्हें उपनाम कहिए, क्योंकि एग्जाम में लिख के थोड़ी देता है कि क्या उपाधि है, क्या उपनाम है, या फिर लिख के भी दे, हमें क्या मतलब, हमें पता होना चाहिए। बिंबिसार को कहते हैं क्षेत्रोजस और श्रोणिक। बिंबिसार, क्षेत्रोजस और श्रोणिक एक ही व्यक्ति के नाम है। क्षेत्रोजस का दोस्तों वर्णन जो मिलता है वह मिलता है मत्स्य पुराण में, और श्रोणिक का जो वर्णन मिलता है वह मिलता है जैन साहित्य में। एग्जाम में दोस्तों पूछता है कि किस शासक को श्रोणिक कहा जाता था, या किस शासक की उपाधि है कौन सी? श्रोणिक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज्यादातर बच्चे श्रोणिक को भी पढ़ते हैं, लेकिन पीसीएस में इसे भी पूछा गया है कि क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है बिंबिसार की उपाधि की, और जो श्रोणिक है उसकी जानकारी जैन साहित्य से प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों के मगध की जो प्रारंभिक राजधानी, या बिंबिसार ने अपनी जो मगध की राजधानी बनाया वह बनाया राजगृह या गिरिब्रज को। किसे बनाया? राजगृह या गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों हम कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म के लिए बेड़ूबन बनवाया था। जब हमने बौद्ध धर्म को देखा था तब भी मैंने बताया था कि बिंबिसार में राजगृह या गिरिब्रज में बौद्ध धर्म के लिए बेड़ूबन बनवाया था। तो पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, आप इसे याद रखें कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रगोद का उपचार, जिन्हें पीलिया या पांडु रोग हो गया था, के उपचार के लिए भेजता है। दोस्तों जो बिंबिसार था बहुत ही कूटनीतिक एवं चालाक खोपड़ी का था। किस तरह? आप देखिए कि कोई व्यक्ति अपने ही शत्रु को उसके उपचार के लिए क्यों भेजेगा? वो तो सोचेगा कि मर जाए, हम इसके शासन पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन बिंबिसार दोस्तों इतिहास में इसीलिए जाना जाता है कि इसने मित्रता के द्वारा ही अपने साम्राज्य को बढ़ाया। अब समझिए कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रगोद के उपचार के लिए भेजा। किसे भेजा? कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा प्रगोद, जिन्हें पांडु रोग या पीलिया हो गया था, के उपचार के लिए भेजा। एग्जाम में प्रश्न दोस्तों तो पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा प्रगोद का उपचार करने के लिए भेजा? तो किसके थे? अवंती के थे। अवंती के किस राजा का उपचार करने के लिए भेजा? तो राजा प्रगोद का। राजा प्रगोद को क्या हो गया था? तो पांडु रोग या पीलिया हो गया था। किसने? राजवैद्य अपने जीवक को अवंती के राजा प्रगोद का उपचार करने के लिए भेजा था, उसे भेजा था बिंबिसार को उसने भेजा था। ठीक, ऐसे एग्जामिनर ना जाने कितने तरीके से घुमा के प्रश्न आपसे पूछता है। तो दोस्तों आप इसको याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मृत्यु बजीरा से प्रेम के कारण होती है। दोस्तों
अजातशत्रु। अजातशत्रु दोस्तों किससे विवाह करता था? बजीरा से विवाह करता। बजीरा कौन थी? बजीरा थी कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री। कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री थी। इन सभी चीजों को आप कल का वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ पाएंगे। इन सभी चीजों को आज की हम वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। अजातशत्रु प्रसेनजित की पुत्री बजीरा से प्रेम करता था और जो उदयन था, उदयन नहीं चाहता कि अजातशत्रु का विवाह बजीरा से हो। इस कारण अजातशत्रु जो है बिंबिसार की हत्या कर देता है। बिंबिसार की हत्या के बाद अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है और अजातशत्रु जैन एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का अनुयायी था अजातशत्रु। इसके बाद में अजातशत्रु वैशाली को मगध में मिला लेता है। सबसे बड़ी जो अजातशत्रु की उपलब्धता रही वह रही वैशाली को किसमें? मगध में मिलाना। मगध में वैशाली को किस शासक के द्वारा मिलाया गया? तो अजातशत्रु के द्वारा मिलाया गया। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? अजातशत्रु का उपनाम या उपाधि कह सकते हैं, उपनाम है कुणिक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुणिक है। अजातशत्रु ने के 8वें वर्ष यानी शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? कि अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण कराया। आप याद करिए दोस्तों कि अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी हुई थी? अजातशत्रु, मैंने ट्रिक बताई थी आपको। अजातशत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क, ये क्रमशः 4 संगीतियां होती हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति होती है कब होती है दोस्तों? 483 BC में। अब देखिए दोस्तों अजातशत्रु का शासनकाल। अजातशत्रु जो कि 492 में गद्दी पर बैठता है, इसके शासन के 8 वर्ष बाद, एग्जैक्ट 8 वर्ष के बाद 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। कहां होती है? कुशीनगर में। कहां पे होती है? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और राजगृह में बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण कौन करवाता है? तो वह करवाता है अजातशत्रु। दोस्तों बिंबिसार निर्माण नहीं कराता है, राजगृह में जो बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करवाता है अजातशत्रु कराता है। और अजातशत्रु के शासनकाल में 8वें वर्ष ही बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। प्रथम जो बौद्ध संगीति होती है वह 483 BC में होती है। कहां पे होती है? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होती है। अध्यक्ष इसके जो थे वह थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। हमने ट्रिक लगाई थी कि महान काम को इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। राजा कौन थे? राजा थे अजातशत्रु। दोस्तों हमने जिस तरीके से ट्रिक से याद किया था कि महाकाम को मोगली मित्रों की सहायता से करता है। महाकाम को तो महाकश्यप, फिर सवा कामी, फिर मोगली पुत्र और वासुमित्र। यह थे दोस्तों 4 अध्यक्ष जो उनके शासनकाल में 4 बौद्ध संगीतियां। आप दोस्तों बौद्ध धर्म के चैप्टर 1 को देखिए। आप जो पार्ट 1 है, यकीनन दोस्तों आपको बौद्ध संगीतियां ऐसे दिमाग में छप जाएंगी कि आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे दोबारा। राजा कौन थे? अजातशत्रु थे। और अजातशत्रु ने दोस्तों 2 हथियार बनाए थे, एक महाशिलकंटक और एक रथमूलक। दोस्तों आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, पूछा जाता है कि महाशिलकंटक और रथमूलक जैसे नामक 2 हथियारों का निर्माण किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। आपने दोस्तों बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली में दोस्तों महाशिलकंटक और रथमूलक जो भल्लाल देव था, भल्लाल देव और रथ में जो चक्री लगी हुई थी वह आप समझ सकते हैं कि वह था रथमूलक। और जो महाशिलकंटक जो जब बाहुबली जब खजूर के वृक्षों को खींचा जाता है तो जब किले में पहुंचना होता है तो कैसे वो खजूर के वृक्षों में रस्सी से खींचते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, उसे समझ सकते हैं आप महाशिलकंटक और रथमूलक जैसे 2 नामक हथियारों का जो आविष्कार किया था वह किया था किसके? अजातशत्रु ने। अगला है दोस्तों उदयन। उदयन के बारे में थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। यह दोस्तों जैन धर्म का, केवल जैन धर्म का अनुयायी था।
बिंबिसार और अजातशत्रु बौद्ध एवं जैन दोनों को समर्थन दिया, लेकिन उदयन ने केवल जैन धर्म को समर्थन दिया। इसकी माता का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती था। और सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है पूछी जाती है कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था। आपने यकीन मानिए अपने पॉइंट के रूप में इसे रटा होगा, रटा है नहीं रटा है, रटा होगा जरूर कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था। तो दोस्तों बसाया नहीं था, पाटलिपुत्र का कह सकते हैं एक तरीके से कि नाम परिवर्तित किया था। पाटलिपुत्र को पहले कहा जाता था कुसुमपुर। क्या कहा जाता था? कुसुमपुर। और कुसुमपुर का नाम परिवर्तित कर या सुव्यवस्थित बसाकर इसने नाम रखा था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के बीच का जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों में पाटलिपुत्र अवस्थित था। यह भी प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कि उदयन के द्वारा की गई थी। और पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के बीच के क्षेत्र में अवस्थित था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की। अब बताइए आपकी उदयन ने स्थापना की तो क्या करेगा? राजधानी भी पाटलिपुत्र ले जाएगा और राजधानी भी उदयन पाटलिपुत्र को ही बनाता है अपनी। इससे पहले राजधानी मगध साम्राज्य की क्या थी? इससे पहले जो राजधानी थी वह थी राजगृह या गृहब्रज। किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? तो परिवर्तित की जाती है उदयन के द्वारा। कहां जाती है दोस्तों? वह जाती है पाटलिपुत्र में। हम देख सकते हैं दोस्तों हर्यक वंश को एक बार फिर से देखते हैं कि हर्यक वंश का जो पहला शासक था वह था बिंबिसार। हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार। हर्यक वंश का दूसरा शासक आया अजातशत्रु और हर्यक वंश का जो तीसरा शासक आता है वह आता है कौन? उदयन आता है। इनके बाद में हमने इंपॉर्टेंट चीजों को देखा और अब देखते हैं हम अगला जो वंश आता है शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश का जो दोस्तों संस्थापक था वह था शिशुनाग। इसके बारे में दोस्तों ऐसी कुछ कहानी है, आप सुन लीजिए, अच्छी सी है थोड़ी, कि शिशुनाग वंश नाम कैसे पड़ा। इसके माता पिता ने इसको जन्म दिया और छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया, यानी कि शिशु अवस्था में इसको छोड़ दिया और एक नाग के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। माता पिता ने पैदा कर इसको छोड़ दिया, यानी कि शिशु अवस्था में छोड़ दिया और एक नाग के द्वारा इसका पालन पोषण किया गया। ऐसा माना जाता है कि इसी के कारण इसका नाम शिशुनाग पड़ा था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। यह किया दोस्तों कि उदयन के बाद में कुछ आते हैं शासक, उदयन के बाद में कुछ अयोग्य शासक आते हैं। उदयन के वास्ते दोस्तों, उदयन के बाद में जो हर्यक वंश का अंतिम शासक आता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदासक। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर्यक वंश में केवल 3 ही शासक रहे हैं। बिंबिसार की मृत्यु के बाद कई अयोग्य शासक और आते हैं। अंतिम जो शासक आता है वह नागदासक का जो सेनापति था वह था शिशुनाग। नागदासक का सेनापति था शिशुनाग और शिशुनाग के द्वारा नागदासक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। तो अब देखते हैं हम शिशुनाग वंश को। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? वह था शिशुनाग। दोस्तों शिशुनाग नाम क्यों पड़ा इसका? इसके माता पिता के द्वारा इसको पैदा कर शिशु अवस्था में ही छोड़ दिया गया था और इसका पालन पोषण नाग के द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा शिशुनाग। इस वंश का संस्थापक था शिशुनाग और इसने राजधानी जो बनाया वह किसको बनाया? वैशाली को बनाया। याद करिए दोस्तों कि पहली राजधानी थी राजगृह या गृहब्रज, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई बिंबिसार ने और तीसरी राजधानी जो वैशाली को बनाया, किसको बनाया? वैशाली को बनाया। किसको बनाया? वैशाली को बनाया। दूसरी राजधानी वैशाली को किसने बनाया? शिशुनाग ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि वैशाली को किसने राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने बनाया था। सबसे बड़ी सफलता जो शिशुनाग की रही वह रही वत्स को और अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसको? वत्स और अवंती को दोस्तों इसने किसमें मिला लिया? वत्स और अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया है किसने? शिशुनाग ने मिला लिया। अगला जो शासक आता है वह आता है कालाशोक या काकवर्ण। अब दोस्तों याद करिए कि कालाशोक या काकवर्ण के
शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति होती है? कौन सी होती है दोस्तों, याद करिए। आपको जिसने अगर बौद्ध धर्म की दोस्तों वीडियो देखी होगी उसे जरूर पता होगा कौन सी संगीति हुई थी। तो कालाशोक, पहला अजातशत्रु और दूसरा कालाशोक। तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। राजधानी यह पुनः राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर देता है। राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र कौन बनाता है? वह बनाता है कालाशोक या काकवर्ण। दोनों नामों को आप याद रखेंगे। फिर से राजधानियों को देखते हैं। पूछा जाता है कि क्रम से कि जो हर्यक वंश है उसकी राजधानियां क्या रही? तो पहले रही गिरिब्रज या राजगृह, इसके बाद में बनाई उदयन या पाटलिपुत्र, इसके बाद में शिशुनाग ने बनाई वैशाली, और वैशाली के बाद में पुनः स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र लेके कौन आता है? आता है वह कौन सा? कालाशोक या काकवर्ण। ये रहा क्रम। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण घटना इसके बारे में यही है कि इसके शासनकाल में द्वितीय कहाँ होती है? द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 बीसी में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 बीसी में होती है। शासक कौन था? तो शासक था कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? तो आप याद करिए अध्यक्ष। अध्यक्ष कैसे याद रखेंगे कि महाकाम को, महाकश्यप और सभाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? वह थे सभाकामी, सभाकामी थे। शासक कौन थे? शासक कौन थे दोस्तों, बताइए आप। शासक थे कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी थे। इसके बाद में नंदीवर्धन शासक आता है जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। कौन? नंदीय वर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदासक, जिसकी हत्या कर शिशुनाग शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग के बाद आता है कालाशोक, कालाशोक के बाद में आता है कौन सा? नंदीवर्धन, जो कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं नंदवंश को। नंदवंश जो कि जैन समर्थक, नंदवंश के जो शासक रहे हैं वह रहे हैं जैन धर्म के समर्थक रहे हैं। नंदवंश के संस्थापक महापदानंद या उग्रसेन के द्वारा नंदीवर्धन की हत्या कर दी जाती है और गद्दी पर बैठकर नंदवंश की स्थापना करता है। तो नंदवंश का संस्थापक कौन था? वह था महापदानंद। काफी बच्चों को महापदानंद और घनानंद में कंफ्यूजन होती है। आप याद रखिए नंदवंश का संस्थापक है महापदानंद। बड़ा नाम है और अच्छा लगता है कि कोई बड़ा नाम होगा। महापदानंद और घनानंद समझ सकते हैं आप। महापदानंद बड़ा नाम है इसलिए यह संस्थापक है। महापदानंद या उग्रसेन, महापदानंद या उग्रसेन किसका संस्थापक था? नंदवंश का संस्थापक था। और महापदानंद के मित्र का नाम था पाणिनि, यानी कि महापदानंद के मित्र का नाम था क्या था? पाणिनि था, जिसके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। अष्टाध्याय काफी प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, आप याद रखेंगे। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा। ऐसे बीच बीच में मैं दोस्तों आपको एक एक दो दो बुक जो इंपॉर्टेंट है वो बताता चलता हूं, ताकि आप एक एक दो दो याद करते चलेंगे तो आपको बुक भी याद होकर जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब एक बार में याद करेंगे तो कंफ्यूजन होगी। अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की जाती है? पाणिनि के द्वारा। और पाणिनि किसके मित्र थे? महापदानंद के मित्र थे। पूरे मगध साम्राज्य पर सबसे शक्तिशाली जो राजा था वह कौन था? वह था महापदानंद। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि महापदानंद। पूरे मगध साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे शक्तिशाली है शासक किसे माना गया है? महापदानंद को माना गया है। और इसकी जो सबसे बड़ी सफलता या विजय थी वह थी कलिंग विजय। क्या थी? सबसे बड़ी सफलता थी कलिंग विजय। इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कि मगध साम्राज्य के किस शासक के द्वारा कलिंग विजय की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? कि महापदानंद के द्वारा की जाती है। इसने एक कलिंग में, इसने कहां पर? कलिंग में एक नहर खुदवाई थी, जिसका वर्णन कलिंग शासक है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों? कि महापदानंद के द्वारा कलिंग विजय की जाती है। और कलिंग में ही दोस्तों एक नहर खुदवाई जाती है, जिसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग शासक है जिसका नाम है खारवेल एक कलिंग शासक है। और खारवेल का एक अभिलेख है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। ऐसा भी पूछा गया है दोस्तों कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के द्वारा लिखवाया गया? तो किसके द्वारा? खारवेल के द्वारा लिखाया गया। खारवेल कौन है दोस्तों? एक कलिंग शासक है। हाथी गुम्फा अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो महापदानंद थे उन्होंने कलिंग में एक नहर खुदवाई थी। और जो दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख में ही पहली बार हमें भारतवर्ष शब्द देखने को
मिलता है। पहली बार भारतवर्ष शब्द किसमें देखने को मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में देखने को मिलता है। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक, देख सकते हैं इसको सर्व शक्तिशाली क्यों कहा गया है। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, भार्गव, परशुराम का अवतार, इन उपाधियों यानी कि इन नामों से भी जाना गया है। इसीलिए इसे पूरे मगध साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। इसकी दोस्तों जो उपाधियां हैं, इसने एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। उपाधियों को दोस्तों और नामों को आप याद रखें, महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं। इसकी कौन सी उपाधि थी? एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। कौन सी? एक राठ और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। अगला जो शासक है वह है घनानंद। घनानंद जो कि जैन समर्थक था। कैसा था? जैन समर्थक था। पहले भी हमने देखा कि नंद वंश के जितने भी शासक रहे हैं वो कैसे थे? जैन समर्थक ही थे। घनानंद के बारे में दोस्तों थोड़ी सी बातें हैं कि घनानंद के दरबार में उपकर्ष, कात्यायन और बारूची, दोस्तों काफी बच्चे केवल उत्कर्ष और बारूची को ही पॉइंट के रूप में याद रख लेते हैं। आपने भी ये शायद याद रखा होगा, लेकिन जो उपवर्ष हैं वो भी घनानंद के दरबार में एक विद्वान थे। तो घनानंद के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? उपवर्ष थे, कात्यायन थे और बारूची थे। उपवर्ष, कात्यायन और बारूची थे, घनानंद के दरबार में विद्वान थे। इसके बाद में इनके दरबार में दो जैन अमात्य रहते थे। इनके दरबार में जो जैन धर्म के अमात्य आचार्य रहते थे उनका नाम था शकटाल और स्थूल भद्र। कौन थे? फिर से देखिए दोस्तों, घनानंद के दरबार में तीन कौन रहते थे? विद्वान रहते थे। एक थे उपवर्ष, एक थे कात्यायन और एक थे बारूची। तीन विद्वान थे, उपवर्ष, कात्यायन और बारूची, और दो बौद्ध अमात्य यानी कि दो बौद्ध अमात्य थे जिनका नाम शकटाल और स्थूलभद्र था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम यूनानीय लेखक कौन है। अग्रमीज या उग्रसेन का पुत्र कहा है। घनानंद को यूनानीय जो लेखक है उन्होंने अग्रमीज या उग्रसेन का पुत्र किसको कहा है? तो घनानंद को कहा है। यह घनानंद किसके? सिकंदर के, यूनानीय शासक सिकंदर के समकालीन था। और इसका जो सेनापति था दोस्तों, पीसीएन में 2 बार यह प्रश्न पूछा गया है कि घनानंद का सेनापति कौन था? वह था भद्रसाल। कौन था? भद्रसाल था। तो दोस्तों देखते हैं कि आज की इस वीडियो हमने क्या क्या का पढ़ा। सबसे पहले हमें मगध साम्राज्य को देखा। इसके बाद देखा हमने कि कौन कौन से वंश आते हैं, बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। मैंने टाइम पीरियड को शुरू में दोस्तों इसलिए लिखा है कि ताकि आप चीजों को एक दूसरे से मिला सके और याद कर सके। हर्यक वंश 544 से 412, शिशुनाग वंश 412 से 344 और नंद वंश 344 से 321 ईस्वी पूर्व के बीच रहता है। इसके बाद में आता है हर्यक वंश के शासक, बृहद्रथ वंश के शासक बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय अंतिम शासक। इसके बाद में हमने देखा कि हर्यक वंश जो कि एक पितृहत्या वंश है, बिंबिसार को देखा, बिंबिसार के उपनाम वगैरह को देखा और अन्य वैवाहिक जो संबंध स्थापित किए उनको देखा हमने। इसके बाद में हमने देखा अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में आते हैं उदयन। उदयन के बाद में जाते हैं हम शिशुनाग वंश, और जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदासक। नागदासक के द्वारा नागदासक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन 3 शासक आते हैं। और अंतिम जो वंश आता है मगध पर शासन करने वाला वह आता है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना की जाती है महापदानंद के द्वारा। अंतिम शासक आता है नंद वंश का, वह आता है घनानंद। और घनानंद के शासनकाल में ही 326 ईस्वी पूर्व, दोस्तों हो सकता है कल की वीडियो में मैंने आपको 323 गलती से बता दिया हो, लेकिन 326 ईस्वी पूर्व में, कब? 326 ईस्वी पूर्व में घनानंद के शासनकाल में होता है किसका? सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर का आक्रमण होता है किसके शासनकाल में? सिकंदर के शासनकाल में 326 ईस्वी पूर्व में। और दोस्तों इसके बाद की जो कहानी है वह है कि घनानंद के दरबार में रहते थे कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। घनानंद करता क्या है दोस्तों? घनानंद करता है चाणक्य को प्रताड़ित कर अपने दरबार से निकाल देता है। अब चाणक्य एक कूटनीतिक और बहुत ही ज्ञाता पंडित थे दोस्तों, बहुत ही कूटनीतिक,
बहुत ही ज्ञाता पंडित कौन थे? वह थे चाणक्य। और चाणक्य जाते हैं एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करते हैं, कूटनीति सिखाते हैं, शासन व्यवस्था इनकी पूरी जानकारी देता है। और वही चंद्रगुप्त मौर्य आगे संपूर्ण सत्ता को पलट देता है, घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर, घनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। किसकी? मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो ये रही दोस्तों पूरी ये कहानी। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ मौर्योत्तर काल के कुछ राजवंश आते हैं, फिर हम उनको पढ़ते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका जो है कैसा लगता है, स्लो है, फास्ट है, आपको चीजें याद होती हैं, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, आप कमेंट्स किया करिए। दोस्तों काफी बच्चे कमेंट्स भी करते हैं तो अच्छा लगता है देख के कि हाँ दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप भी कमेंट्स जरूर किया करिए, कुछ भी कमेंट्स करिए लेकिन आप एक कमेंट्स जरूर करिए। कल की वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे इसके क्वेश्चनों को, मगध साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन जिस तरीके से भी बन सकते हैं पीसीएस में, यूपीएससी में, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। और फिर देखेंगे हम इसकी अगली वाली वीडियो में कुछ ईरानीय और यूनानीय आक्रमण होते हैं। पहले ईरानी आक्रमण होते हैं, इसके बाद यूनानी आक्रमण होते हैं, उन आक्रमणों को हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली। आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखिए बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि कल की वीडियो हमने बाद में कर ली थी थोड़ी ज्यादा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा बन गया था। आज की वीडियो हमने बिल्कुल बातें नहीं की। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।